हेलो। हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के एग्जांपल्स। तो क्वेश्चंस ले रहे हैं कुछ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के एग्जांपल्स। तो देखो ए बी सी एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन टॉस कर रहे हैं और इसी ऑर्डर में कर रहे हैं। पहला ए का चांस है, दूसरा बी का चांस है और तीसरा सी का चांस है। तो बताओ इनके जीतने के चांसेस क्या होंगे। तो हाँ, जिसका पहला हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए ने टॉस किया, हेड आ गया तो ए जीत गया। अब फिर नया गेम, ए ने टॉस किया, टेल आया, बी ने टॉस किया, हेड आ गया तो अब बी जीत गया। फिर ए ने टॉस किया, टेल आया, बी ने टॉस किया, टेल आया, सी ने टॉस किया, हेड आया, तो इसका मतलब सी जीत गया। तो जिसका पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो हमें तीनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए कब जीतेगा कि सबसे पहले कॉइन उसने ही उछाला है। तो अच्छा, इससे एक और चीज़ पता चलेगी। हमें भी पता है कि जब तीन लोग हैं और जिसको पहली चांस मिलेगी उसको जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे और जिसको लास्ट चांस मिलेगी उसके जीतने के चांसेस कम होंगे। ये अपने को नंबर्स में भी दिखाई देगा। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें भी हमें दिखाई देगा कि ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ए के जीतने की, तो एक ए अब जीतना चाहिए। तो टॉस किया, हेड आ गया। या फिर दूसरा गेम, ए ने टॉस किया, टेल आया, बी ने टॉस किया, टेल आया, सी ने टॉस किया, टेल आया। क्योंकि हमें ए को जिताना है तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब ए टॉस करेगा, हेड आ जाएगा। फिर ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल, ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल और ए का फिर हेड। तो ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। नेक्स्ट ये और है तो सब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू इंटरसेक्शन टेल इंटरसेक्शन टेल इंटरसेक्शन हेड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों? क्योंकि ए हेड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। टेल बी का जब हेड या टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो उसका ए की वजह से कॉइन पर हेड आने से प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इट्स अ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आएगा 1/2। यहाँ पे टेल की 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये 1/2⁴। तो अगला कितना हो जाएगा 1/2⁷, क्योंकि हर 3 राउंड के बाद में एक ही चांस आएगी। तो ये 1/2⁷। तो ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2⁵ है। तो 1/2⁵ है एंड विच इज़ लेस देन 1। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं? a/1 - r। सो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं? a/1 - r। तो a हो गया 1/2, r हो गया 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2/7/8, तो ये आ जाएगा 4/7। तुम एक नोटिस करना, ये 50% से ज़्यादा है। तो ये 50% से ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 100% में से 50% चांसेस से ज़्यादा तो ए के जीतने के चांसेस हैं। तो बची हुई 50% बी और सी में बटेगी, तो ऑब्वियसली दोनों की कमी आएगी। अब आते हैं कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो बी जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो पहली चाल तो एक ही है, पहली चाल एक ही है, तो उसका टेल आना चाहिए। तो ए का हेड, फिर ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल, ए का टेल, बी का हेड, फिर ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता रहेगा एंड दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट, दे आर इंडिपेंडेंट्स इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा 1/2 और ये 1/2, ये हो जाएगा 1/1 2 3 4 5, तो 2⁵। तो अगला 3 के राउंड के बाद आएगा 2⁵ डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2⁵ प्लस 1/2⁵ डॉट डॉट डॉट। तो ये आ जाएगी इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/2³ है। तो सम कितना आएगा a/1 - r। तो ये आ जाएगा 2/7। नेक्स्ट है, तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी माइनस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये तीन ही लोग हैं। तो 1 - 4/7 - 2/7,
तो यह आ जाएगा 1/7, जो कि बहुत कम है। तो ये सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आई है, और ये हमें नंबर्स में भी पता चल रहा है क्योंकि सी की थर्ड चांस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो उसमें से सारे फेस कार्ड्स निकाल दिए हैं। फेस कार्ड कौन सा होता है? फेस कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन और जैक, और 4 सूट्स होते हैं। तो देखो हर सूट के 3 हैं, तो 4 सूट के कितने हो जाएंगे? 12 कार्ड्स। तो वो 12 कार्ड्स निकाल दिए हैं। तो 52 में से 12 कार्ड्स तो निकाल ही दिए हैं, तो बैग में अब बचे हैं 40 कार्ड्स। तो बैग में 40 कार्ड बचे हैं, 4 कार्ड निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब एक के बाद एक के बाद एक निकाल रहे हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो डिफरेंट सूट और डिफरेंट डिनोमिनेशन के होंगे। तो अब समझ लेते हैं, ये 40 कार्ड में हमारे पास क्या है? 1 to 10 नंबर्स हैं चारों में, और एक हार्ट है, एक डायमंड है, एक क्लब है और एक स्पेड है। तो ये 40 कार्ड्स अपने पास अवेलेबल हैं। तो एक इवेंट है, फर्स्ट कार्ड इज डिफरेंट, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड is different suit and different denomination। सेम ऐसे ही दूसरा बी इवेंट क्या हो जाएगा? सेकंड ड्रॉन कार्ड। सी क्या हो जाएगा? थर्ड ड्रॉन कार्ड। और डी इवेंट क्या हो जाएगा? फोर्थ ड्रॉन कार्ड। डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन। तो हमें निकालना है कि ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, ए हो चुका है इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू बी होगा कि ए हो चुका है, सी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए बी हो चुके हैं, एंड डी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए बी सी हो चुका है। तो देखो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग में टोटल कार्ड कितने हैं? 40, और पहला कार्ड डिफरेंट सूट डिफरेंट डिनोमिनेशन का आना चाहिए। तो कोई भी कार्ड लूँगा वो अलग सूट और अलग डिनोमिनेशन का ही होगा, तो सारे ही फेवर कर रहे हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय, अब तो मान लो मैंने पहला कार्ड लिया है, जैसे वन ऑफ डायमंड ले लिया, तो पहला कार्ड आ गया 1 ऑफ डायमंड। अब आता है कि दूसरा कार्ड, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए हो चुका है। तो क्या हो चुका है कि पहला कार्ड एक निकल चुका है, तो अब बी को फेवर करने के लिए तो टोटल बैग में अब 39 कार्ड्स हैं, क्योंकि बाहर एक ही कार्ड निकला है। अब बी के लिए फेवर कितनी कर रही हैं? सारे डायमंड नहीं होने चाहिए, डायमंड नहीं होने चाहिए, तो डायमंड नहीं होने चाहिए। तो हमने पहला कार्ड लिया है 1 ऑफ डायमंड। तो देखो अब बी को फेवर करने के लिए तो डायमंड नहीं होने चाहिए, तो वो 40 कार्ड में से 10 निकाल दो क्योंकि डायमंड नहीं होने चाहिए, और तो बचे कितने? 30। अब ये 30 कार्ड में वन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेशन भी चाहिए, तो 3 कार्ड और निकाल देंगे, तो ये आगे 27। तो इसको फेवर कितनी कर रही है? 27। तो सपोज मैंने दूसरा ले लिया सेकंड ऑफ हार्ट, तो अब सी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए और बी दोनों हो चुके हैं। तो बैग में कितने हैं? 38 कार्ड। अब सी इवेंट के लिए तो डायमंड नहीं होना चाहिए, हार्ट नहीं होना चाहिए, तो बचे कितने? 20, और उसमें से 1 नहीं होने चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया 16। तो वो 16 ही कार्ड हैं जो सी इवेंट को फेवर करेंगी। अब आता है डी इवेंट के लिए, ए बी सी तीनों हो चुके हैं, तो मतलब 3 ऑफ स्पेड आ चुका है, तो फेवर कितनी करेंगे? 37, क्योंकि बैग में अभी 37 कार्ड है, 3 कार्ड निकल चुके हैं। अब फेवर कितनी करेंगे? तो डायमंड नहीं होना चाहिए, क्लब नहीं होना चाहिए और स्पेड नहीं होना चाहिए, ओ सॉरी डायमंड नहीं होना चाहिए, हार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेड नहीं होना चाहिए, तो बचे कितने? 10 कार्ड ही। लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंट डिनोमिनेशन के लिए, तो बचे 7, तो उसको फेवर कर रही है 7। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी 2 लोग हैं, तो एक को प्रॉब्लम सॉल्व करने, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम 3:7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 3 बार सॉल्व कर सकता है, 7 बार सॉल्व नहीं कर सकता है। इसका मतलब है अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से वो 3 सॉल्व कर लेगा, 7 सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10,
क्योंकि 10 में से वो 3 सॉल्व कर सकता है, तो ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। उसी तरह से ऑड्स इन फेवर ऑफ बी दे रखा है, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम इज 4/7, तो यानी बी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11, क्योंकि 11 हैं उनमें से 4 सॉल्व कर सकता है, 7 सॉल्व नहीं कर सकता है, तो यह आ जाएगा 4/11। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/11। अब आता है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ए यूनियन बी। अब इसको निकालने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व नहीं किया, प्लस दोनों ने सॉल्व कर लिया, प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया लेकिन बी ने सॉल्व कर दिया, पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि कम से कम कोई एक सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3/10, बी बार हो जाएगा 1 - 4/11 यानी 7/11 प्लस 3/10 इंटू 4/11 प्लस 7/10 इंटू 4/11, तो ये एक आंसर है। दूसरा मेथड टू कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ए यूनियन बी फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 3/10 प्लस 4/11 माइनस 3/10 इंटू 4/11, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड थ्री, तो मेथड 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 माइनस कि किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, 1 माइनस कि किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो 1 माइनस दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, और दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो 1 माइनस ये आ जाएगा 7/10 इंटू 7/11, सो दिस इज द आंसर। क्योंकि पी ऑफ ए बार कितना होगा 1 - 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना होगा 1 - 4/11, तो यह जाएगा 7/10 और यह जाएगा 7/11, तो ये भी एक तरीका है। तो मेथड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बैग में 9 कार्ड हैं, उसमें 5 आई हैं और 4 टी हैं, तो IIT वर्ड बनाना है, तो दो केस लिए हैं कि 3 कार्ड साइमल्टेनियसली ले रहे हैं और एक केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो साइमल्टेनियसली ले रहे हैं तब देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट कि तीनों कार्ड साइमल्टेनियसली हैं, तो टोटल केस कितने होंगे, 9 में से कोई से भी 3 कार्ड ले लिए, 9 में से कोई से भी 3 कार्ड सेलेक्ट कर लिए। फेवरेबल, अब IIT कब बनेगा, जब 2 आई होंगे और एक टी होगा, जब 2 आई और एक टी होंगे, तो 5 में से 2 आई ले लिए और 4 में से एक टी ले लिया, तो ये हो गया पहले केस की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट कार्ड, तो एक इवेंट होगा कि फर्स्ट कार्ड आई है, बी इवेंट होगा सेकंड कार्ड आई है, और सी इवेंट होगा थर्ड कार्ड टी है, तभी IIT बनेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, कार्ड को बैग में वापस नहीं रख रहे हैं, निकाल के बाहर रख रहे हैं, तो IIT बनाने के लिए पहला आई, दूसरा आई, तीसरा टी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कि ए और बी दोनों हो चुके हैं, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बैग में कितने कार्ड हैं 9, अब पहला कार्ड आई आ जाए, इसको फेवर करेंगे 5, अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए हो चुका है, तो पहला कार्ड आई आ चुका है, तो अब बी को टोटल केस कितने होंगे, बैग में 8 कार्ड है, फेवर कितनी करेंगी 4, क्योंकि एक आई बाहर बैठा हुआ है, तो बैग में अब 4 आई है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर, तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए और बी हो चुके हैं, तो 2 आई आ चुके हैं, अब सी होगा, सी मतलब तीसरा कार्ड टी आ जाए, तो फेवर कितनी, टोटल कितने होंगे 7, बैग में 7 केस है, अच्छा बैग में अब 4 टी पड़े हुए हैं, तो फेवर कितनी करेंगी 4, तो 4/7, तो ये बन जाएगा IIT वर्ड।